नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है MPCS। दोस्तों, आज जिस हम टॉपिक की डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके GS पेपर 3 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि देखिए, पर्यटन को लेके जो वर्तमान भारतीय सरकार है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा योजनाएं चला रही है और एक रणनीति के तौर पर पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने की भारत सरकार की जो राह है उसमें युवाओं को रोजगार देने संबंधित आर्थिक विकास पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। तो दोस्तों, इससे पहले हम अपने डिस्कशन की शुरुआत करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें फीडबैक के माध्यम से अवश्य भेजें ताकि हम इस क्षेत्र में और अच्छा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों, अपनी परिपाटी के अनुसार हमने 10 जून 2024 के जनसंता संपादकीय अखबार के जो लेख था उसके विभिन्न बिंदुओं को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकाल लिया है। साथ ही इसके अलावा हमने पर्यटन क्षेत्र में भारत सरकार के प्रयासों एवं चुनौतियों को भी अतिरिक्त सोर्स से लेकर यहाँ पर समाहित कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, राइटर क्या कह रहे हैं कि विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024। अगर इसकी हम बात करें तो भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। वहीं आज से लगभग 5 वर्ष पहले यानी 2019 में भारत 54वें स्थान पर था। अतः यदि हम इस सूचकांक के अनुसार देखें तो भारत कहीं ना कहीं पर्यटन विकास के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। अब देखिए, जो पर्यटन का क्षेत्र है उसमें भारत के लिए असीमित संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत में 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। इन विश्व विरासत स्थलों को देखने के लिए न केवल विभिन्न देशों से विदेशी पर्यटक अपितु घरेलू पर्यटक भी आते हैं। ठीक है, तो इन विश्व विरासत स्थलों का भारत के पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है। साथ ही भारत की जो संस्कृति है वो संगीत है ना, जो प्राचीन काल मध्यकाल की स्थापत्य कला है, हस्तकला है, खान पान है जैसे स्ट्रीट फूड वगैरह, विविधता है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, चाहे वो राजपूत शैली की हो, चाहे वो मुगल साम्राज्य की हो, चाहे वो दक्षिण भारत के जो अभूतपूर्व मंदिर हैं उनकी स्थापत्य कला से संबंधित हो। तो भारत क्या है कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है भारत की। उसके साथ ही भारत के पास नैसर्गिक सुंदरता है। जैसे भारत के पास एक विशाल समुद्र तट है ना, तो उससे तटीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। बहुत सारे बीचेस पर आपको पर्यटकों का झुंड दिख जाता है। यहाँ रेत का रेगिस्तान भी है राजस्थान में, कच्छ में सफ़ेद नमक का रेगिस्तान है, लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान है, हिमालय का वृहद क्षेत्र है ना, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यहाँ हिमालय का वृहद क्षेत्र है। बहुत सारे जैव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं। और साथ ही भारत में आध्यात्मिक पर्यटन का भी विकास सर्किटों के माध्यम से किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट, है ना। इस तरह से भारत में जो आध्यात्मिक पर्यटन है उसका विकास भी सर्किट आधारित परियोजनाओं के माध्यम से किया गया है। और भारत में 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं यानी समुद्री तट, जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन डेनमार्क की एक संस्था द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, इन सारे बिंदुओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत में पर्यटन क्षेत्र के लिहाज से बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए इसका महत्व क्या है। अगर पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जाए, इसे बढ़ावा दिया जाए, है ना, तो
इसका महत्व क्या है? देखिए, वर्तमान में भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में 6% योगदान किसका है? पर्यटन का है। 8 करोड़ लोगों को या तो प्रत्यक्ष तौर पर अथवा परोक्ष तौर पर रोजगार मिलता है पर्यटन के क्षेत्र में, ठीक है। और रोजगार और पर्यटन संबंधी जो उद्योग हैं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए जब पर्यटक घूमने आते हैं तो बहुत सारी स्थानीय वस्तुओं का वो क्रय करते हैं, यादगार के तौर पर या यूनिक चीज़ों का उसका क्रय करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि रोजगार एवं पर्यटन संबंधी उद्योगों का विस्तार होता है, जो स्थानीय शिल्प कलाएं उनको बढ़ावा मिलता है। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम वन प्रोडक्ट योजना जैसी जो पहल है उसके माध्यम से स्थानीय शिल्प को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। उसके साथ ही अगर पर्यटन क्षेत्र का विकास करना है तो बुनियादी ढांचे में सुधार स्वयं हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि अगर कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें हाईवेज़ का निर्माण करना पड़ेगा, है ना। और हमने क्या देखा यहाँ पे, जैसे आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है तो बहुत सारे सर्किट आधारित हमें विकास करना पड़ेगा। साथ ही देखिए, भारत की सॉफ्ट पावर में वृद्धि होती है। कैसे? जैसे भारत में बौद्ध जन्म का जो बौद्ध धर्म है उसका जन्म क्या है? भारत में हुआ था। बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे जो स्थल हैं वो भारत में हैं। तो विभिन्न देशों से लोग आते हैं, भारत के प्रति वो अपनी आस्था भी रखते हैं, ठीक है। तो और विभिन्न देशों में जब राजनयिक आते हैं तो उसके माध्यम से भारत की कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर में इजाफा होता है। अगर विदेशी मुद्रा की बात करें, है ना, क्योंकि जब देखिए विदेशी लोग पर्यटन के लिए भारत आते हैं तो विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है और एक अनुमान के अनुसार औसतन एक विदेशी पर्यटक से 2 लाख रुपए की कमाई होती है। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक विदेशी पर्यटकों से 56 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाए। कितना? 56 अरब डॉलर। कब तक? 2030 तक। किससे? विदेशी पर्यटकों से। और अगर हम बात करें और ज़्यादा लॉन्ग टर्म की तो 2047 तक 1 लाख करोड़ डॉलर की, कितनी? 1 लाख करोड़ डॉलर की पर्यटन अर्थव्यवस्था विकसित करने का निर्णय या विकसित करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। देखिए, राइटर ने अपने आर्टिकल के अंदर बहुत सारे डेटा का उल्लेख किया है, लेकिन हम अपने आर्टिकल में केवल उसी डेटा को रेखांकित अथवा उल्लेख करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जितना आप याद रख सकें, है ना। आंकड़ों की भरमार करके कोई जो आंसर है वो अच्छा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर जितनी आवश्यकता है, जितनी रेलिवेंट है, अगर उतने आंकड़े हम अपने आंसर में रेखांकित कर देते हैं, उतने उपलब्ध करा देते हैं, तो एग्जामिनर को ये विश्वास हो जाता है कि जो हमारी जो टॉपिक के प्रति समझ है वो सामान्य समझ से कहीं बेहतर है। चलिए, अब देखिए, राइटर ये कह रहे हैं कि भारतीय मध्यम वर्ग की है ना क्रय शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके माध्यम से या जिसके परिणाम स्वरूप जो भारतीयों में विदेशी यात्रा अथवा घरेलू पर्यटन के प्रति भी अभिरुचि में वृद्धि देखने को मिली है। आपको पता है कि 2023 में भारत के द्वारा G20 की अध्यक्षता की गई थी और इस अध्यक्षता के दौरान भारत ने विभिन्न शहरों में जो रणनीतिक कार्य समूह बनाए गए थे, जैसे पर्यटन पर अलग कार्य समूह बनाया गया था, रोजगार पर अलग कार्य समूह बनाया गया था, है ना। तो विभिन्न शहरों में विभिन्न रणनीतिक कार्य समूहों की बैठक का आयोजन किया और इन बैठकों के माध्यम से जो भी प्रतिनिधि, विभिन्न देशों के जो भी प्रतिनिधि बैठकों में भाग लेने के लिए आए थे, उनको उस शहर के या उस राज्य के जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ का भ्रमण कराया गया। इससे क्या हुआ कि जो भारत के पर्यटन केंद्र हैं, जो भारत की समृद्ध विरासत है, उसका प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर स्वयं ही हो गया। ठीक है। अब देखिए, पर्यटन संबंधी कुछ पहले भी हैं। भारत सरकार ने कौन कौन सी पहलें चलाई हैं, तो देखिए आप इन पहलों का केवल नाम का उल्लेख कर दीजिए, वो पर्याप्त रहेगा। जैसे कि स्वदेश दर्शन योजना, राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022, देखो अपना देश, राष्ट्रीय हरित पर्यटन मिशन,
एक साथी एप्लीकेशन का विकास किया गया है भारत सरकार के द्वारा, है ना। और सर्किट आधारित पर्यटन, जैसे हमने देखा बुंदेलखंड सर्किट, रामायण सर्किट, इस तरह से। और दोस्तों एक अलग से प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए चुनौतियां भी हैं कुछ। पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा उसका महत्व है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं? देखिए, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो देखिए सबसे पहली बात है कि प्रशिक्षण एवं कौशल का अभाव। देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उनको पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। पर्यटन के क्षेत्र में उनको आवश्यकता है कि पर्याप्त प्रशिक्षित किया जाए। जैसे कि बहुत सारे लोग ना तो अंग्रेजी भाषा में जागरूक होते हैं, ना ही जो विदेशी भाषा है उसकी जानकारी उन्हें होती है। तो जो विदेश से जो पर्यटक आते हैं, मान लीजिए जर्मनी से कोई पर्यटक आया और बस वो जर्मन भाषा जानता है केवल, या थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता है, और स्थानीय स्तर के जो टूरिस्ट गाइड है ना, उनको ना तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, वो या तो हिंदी बोलते हैं या अपनी स्थानीय भाषा बोलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनको बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना करना होता है। अगर इस चुनौती पे काम किया जाए तो पर्यटन क्षेत्र में हमें और अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। उसके बाद राइटर कह रहे हैं कि पर्यटन की संभावना का न्यून उपयोग है। राइटर नहीं कह रहे हैं, ये हमने दूसरे आर्टिकल से लिया है। तो न्यून उपयोग कैसे है कि देखिए कनेक्टिविटी की कमी है ना। अगर मान लीजिए कोई विदेशी आया है तो वो यही चाहेगा कि भाई रामायण से रिलेटेड, अगर मान लीजिए अध्यात्म से रिलेटेड पर्यटक स्थलों पे जाना चाहता है तो इस तरह की कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि वो सारे स्थलों पे जा सके। हालांकि वर्तमान में सरकार ने इस क्षेत्र में पर्याप्त कदम उठाए हैं, लेकिन अगर हम वृहद या व्यापक स्तर पर बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की कमी पर्यटन के लिहाज से नज़र आती है। उसके बाद अवसंरचना की कमी है और सुरक्षा की चुनौती है। भाई आप देख सकते हैं कि कई बार अखबारों में इस तरह की अप्रिय और शर्मनाक जो घटनाएं हैं उनका उल्लेख किया जाता है कि जो पर्यटक स्थल हैं उन पर, वहाँ पर महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार देखने को मिला, है ना। स्वच्छता और सतत पर्यटन संबंधी चुनौती। देखिए, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया है, लेकिन हम जब देखते हैं क्या कि जो पर्यटक हैं वो जाते हैं किसी भी स्थल पर घूमने के लिए और उसके बाद वो वहाँ पर कूड़ा, स्नैक्स के जो प्लास्टिक वगैरह के पैकेट हैं, रैपर हैं, उनको वहाँ ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इससे जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक अच्छी छवि नहीं बनती है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो माउथ एडवर्टीजमेंट है, भारतीय स्थलों का जो माउथ एडवर्टीजमेंट है वो प्रभावित होता है ना। और बहुत सारे देशों के नागरिक भारत आना चाहते हैं पर्यटन के लिए, लेकिन जटिल वीज़ा प्रणाली इस तरह की है कि वो आसानी से आ नहीं पाते। तो इन सारी चुनौतियों पे हमें काम करना होगा, क्योंकि अगर इन चुनौतियों को संबोधित किया जाए तो पर्यटन क्षेत्र के विकास में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी जाएगी। अब आगे की राह क्या हो सकती है? देखिए, वैश्विक अवसर है, भारत के पास वैश्विक अवसर है। क्यों? क्योंकि भारत सदैव ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को न केवल मानता है अपितु उसके अनुसार आचरण भी करता है। और G20 अध्यक्षता के दौरान वसुधैव कुटुंबकम की थीम आधारित ही यहाँ G20 की अध्यक्षता का सम्मेलन आयोजित किया गया था, है ना। तो विश्व को ये भरोसे में लेने की आवश्यकता है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि भाई हम पूरी पृथ्वी को एक परिवार की तरह मानते हैं। विभिन्न धर्मों से संबंधित यहाँ जो पर्यटक क्षेत्र उनका विकास किया गया है। पर्यावरण के लिहाज से भी यहाँ बहुत अच्छे पर्यटन क्षेत्र हैं, है ना। स्थापत्य कला के क्षेत्र के अनुसार भी यहाँ बहुत अच्छे पर्यटक स्थल हैं। एकीकृत पर्यटन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। देखिए, जैसे बहुत सारे राज्य क्या होते हैं कि अपनी अलग अलग टूरिस्ट बुक निकालते हैं कि कहाँ कहाँ जो पर्यटक हैं उन्हें जाना चाहिए। तो और उनके राज्य में ही मान लीजिए बस संबंधी या कैब संबंधी सुविधाएं होती हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस पर्यटन प्रणाली को एकीकृत करने की आवश्यकता है पूरे भारत के स्तर पर, है ना।
पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन प्रणाली जो है उसको एकीकृत कर विकसित करने की आवश्यकता है। और पर्यटन प्रभाव आकलन की भी आवश्यकता है कि मान लीजिए कोई भी विरासत स्थल है, हमारा स्थापत्य कला का विरासत स्थल है, उस पर हमें ये देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि अगर वहाँ पर्यटन को का विकास किया जाए तो क्या वो उस क्षेत्र के अनुरूप होगा, क्या वहाँ जो समृद्ध सांस्कृतिक और जैविक विरासत है उसको कोई हानि तो नहीं होगी। तो पर्यटन प्रभाव का आकलन भी करना ज़रूरी है। और पर्यटन प्रभाव आकलन का ही एक हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अपने जीएस पेपर 2 की प्लेलिस्ट में, आपको टॉपिक मिल जाएगा कि लक्षद्वीप का रणनीतिक महत्व क्या है। भाई कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फ़ोटो पोस्ट किया जहां वो लक्षद्वीप के टूर पर थे, तो उसको लेके कहीं ना कहीं मालदीव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करी और उसके बाद मालदीव का बॉयकॉट किया गया, है ना। तो और ये बहुत सारी जो फीडबैक है, जो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं वो इस तरह से हैं कि भाई हम मालदीव के विकल्प के तौर पर लक्षद्वीप को विकसित कर लें, इससे हमारे घरेलू पर्यटक भी वहाँ जाएंगे और विदेशी पर्यटक भी वहाँ आएंगे। लेकिन जो रणनीतिक जानकार हैं उन्होंने कहा कि ऐसा करना कहीं ना कहीं भारत की जो सामरिक सुरक्षा है उसको नकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकता है ना। तो ये कैसे संभव हो पाया, क्योंकि पर्यटन प्रभाव का आकलन किया गया। दोस्तों आप लोगों से के लिए एक सुझाव है कि अगर आप उस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि लक्षद्वीप इस बार न्यूज़ में है। तो उस टॉपिक पर जो वीडियो है उसको अवश्य से देखिएगा। साथ ही अगर बात करें G20 की भारत ने अध्यक्षता करी, अभी कुछ दिन पहले विश्व कप वनडे विश्व कप का आयोजन भारत में किया गया। तो इस तरह से क्या है कि इस तरह के आयोजनों द्वारा भारत को लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि चाहे मान लीजिए G20 की अध्यक्षता के लिए लोग भारत आए हों या विश्व कप देखने के लिए आए हों, जो बचे हुए समय है उसमें उनकी कोशिश ये रहती है कि भाई अगर हम यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ के कुछ ना कुछ स्थलों को पर विज़िट किया जाए। तो इस तरह के जो अवसर हैं उनका भी लाभ उठाने की भारत को आवश्यकता है और पर्यटन प्रभाव आकलन के माध्यम से ही पर्यटन को विकसित करना चाहिए। ऐसी हमें रणनीति बनानी चाहिए, एकीकृत पर्यटन प्रणाली का विकास और वैश्विक अवसर के तौर पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रसार, जिसके माध्यम से स्वयमेव ही पर्यटन का जो क्षेत्र है वो विकसित होने की राह पर अग्रसर हो सकेगा। तो दोस्तों आपको हमारा आज का टॉपिक कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों की प्रतिक्रिया का हम बेहद इंतज़ार करते हैं। जल्द ही एक नए टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।